हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेचुरल रिसोर्सेज जो सेकेंड चैप्टर है उसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने अरेबल लैंड्स तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम नेक्स्ट पॉइंट से पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज़ पैटर्न। मतलब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो लैंड के यूज़ में इस्तेमाल के पैटर्न में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, क्या इफ़ेक्ट करते हैं लैंड यूज़ के पैटर्न को। The land use pattern is not same everywhere in the world, but it is highly uneven. The uneven land use pattern is mainly influenced by many factors। कह रहे हैं जो लैंड का यूज़ है, इस्तेमाल है, उसका जो पैटर्न है, जो तरीका है, वो सब जगह सेम नहीं है दुनिया में, बट बहुत ज़्यादा जो है अनइवन है, मतलब ऊपर नीचे है। और इसका जो लैंड यूज़ का पैटर्न है वो किन किन फैक्टर्स से अफेक्टेड होता है वो हम अब देखते हैं। तो फर्स्ट वाला फैक्टर है क्लाइमेट। Land use pattern of any place is directly or indirectly influenced by the climatic conditions. Climate is very harsh in the polar and equatorial regions, thus these are not suitable for croplands and pastures. Tiny shrubs and thick forests are found in these areas, while the areas having mild climatic conditions support pastures and agricultural activities. मतलब कह रहे हैं कि जो क्लाइमेट है, जो मौसम है, उसका जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है लैंड यूज़ को। क्यों? क्योंकि जैसे कि क्लाइमेट का एग्जांपल दिया है कि जो पोलर रीजन होते हैं, जो अर्थ है उसका जो ऊपर नीचे का हिस्सा है उसको पोलर रीजन कहते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्द होता है। और वैसे ही इक्वेटोरियल रीजन, जो इक्वेटर है उसके पास वाले रीजन को इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं, वहाँ पे पोलर रीजन इक्वेटोरियल रीजन दोनों जगह बहुत ज़्यादा हार्श होता है, क्योंकि पोलर रीजन में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, इक्वेटोरियल रीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो इसलिए ये दोनों जो है सूटेबल नहीं होते हैं क्रॉपलैंड और पेस्चर्स के लिए। ठीक है। और जो टाइनी श्रब्स होती हैं, मतलब कि जो झाड़ियाँ होती हैं और जो जंगल होते हैं, बहुत हरे भरे बड़े बड़े जंगल होते हैं, वो इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। वेयर एज एरियाज़ हैविंग माइल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस सपोर्ट पेस्चर्स एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। मतलब कि जो माइल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं जिन एरियाज़ में, वो जो है क्या सपोर्ट करते हैं, पेस्चर्स और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं। Next point, topography. Well-drained plain regions provide suitable conditions for agricultural activities and pastures. Such type of land use pattern attracts huge number of people. कह रहे हैं कि जो टोपोग्राफी है वो मतलब किस तरह से हमारे जो ज़मीन का उसका नेचर क्या है, तो उसमें बता रहे हैं जो वेल ड्रेन्ड प्लेन रीजन है, मतलब जो समतल ज़मीन है, जो कि अच्छी तरीके से जहाँ पे पानी की व्यवस्था हो, वो सूटेबल कंडीशन हो किसके लिए, एग्रीकल्चरल जो हमारी कृषि है उसकी एक्टिविटीज़ के लिए, और पेस्चर्स के लिए जो हमारे घास वास उगाने के लिए जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, उनको घास खिलाने के लिए जानवरों को चरी उगाई जाती है, तो उसके लिए ही टोपोग्राफी देखी जाती है। ठीक है। तो इस टाइप का जो लैंड यूज़ पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है। थर्ड पॉइंट है टाइप्स ऑफ सॉइल। मतलब सॉइल का टाइप। An adequate and well-planned land use pattern can be seen in the areas having fertile soil. Areas like cold and hot deserts have infertile soil, therefore these are free from proper land use। कह रहे हैं कि जो लैंड यूज़ का पैटर्न है वो जहाँ पे बहुत ज़्यादा उर्वरक मिट्टी है वहीं पे बहुत ज़्यादा एडिक्वेट, बहुत लोग वेल प्लान्ड मैनर में उसको लैंड को यूज़ करते हैं लोग। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो कोल्ड एरिया और हॉट एरियाज़ होते हैं, जैसे हॉट बहुत डेजर्ट वगैरह है, जो रेगिस्तान है, वहाँ पे इनफर्टाइल सॉइल होता है, तो वहाँ पे तो लोग ना खेती कर सकते हैं, ना घर बना सकते हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ फर्टाइल सॉइल होता है वहाँ पे खेती के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, तो उसको अच्छी तरीके से एडिक्वेट मैनर में हम यूज़ कर सकते हैं और वेल प्लान्ड तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्योंकि पानी के बिना तो जीवन संभव है नहीं, तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैंड यूज़ के लिए। फॉर अ वेल डेवलप्ड एंड वेल प्लान्ड लैंड यूज़ पैटर्न द वाटर अवेलेबिलिटी इज एसेंशियल। ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, क्रॉप, पेस्चर्स एक्सेट्रा नीड प्लेंटी ऑफ वाटर टू सर्वाइव, एज वाटर इज बेसिक नीड फॉर ऑल द लिविंग बींग्स एंड दस इट्स अवेलेबिलिटी इज एसेंशियल फॉर बोथ सेटलमेंट्स एंड लैंड यूज़ पैटर्न। बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं कि जो वेल डेवलप्ड, बहुत ज़्यादा जो है डेवलपमेंट अगर किसी जगह पे चाहिए और प्लान्ड यूज़ लैंड पैटर्न के लिए चाहिए, तो वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। हर तरीके की चीज़, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे क्रॉप हो, चाहे पेस्चर्स हो, चाहे आपको बिल्डिंग बनाना,
चाहे आपको बिल्डिंग बनाना हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है सर्वाइवल के लिए, एज वाटर इज़ बेसिक नीड फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, लिविंग बींग्स, मतलब सभी जीवित जीव जंतु के लिए पानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बेसिक है, सबसे जो है ज़रूरी चीज़ है। तो इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो सब चीज़ों के लिए, चाहे सेटलमेंट हो चाहे लैंड यूज़ पैटर्न हो, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिनरल डिपॉजिट्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लैंड यूज़ पैटर्न ऑफ अ प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, अ रीजन हैविंग मिनरल डिपॉजिट्स आर यूज फॉर माइनिंग पर्पसेस, ह्यूज इंडस्ट्रीज कैन बी सेट अप इन द विसिनिटी, द एरियाज रिच इन द मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर सुटेबल फॉर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। मिनरल्स में खनिज पदार्थ को कहते हैं, तो इनके जो डिपॉजिट्स होते हैं वो भी लैंड यूज़ पैटर्न किसी प्लेस के उसको इफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल बताया कि जहाँ पे हैवी मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं वहाँ पे ही तो लोग माइनिंग के पर्पज़ से फैक्ट्री सेटअप करेंगे, है ना। ह्यूज फैक्ट्रीज कैन बी सेटअप इन द विसिनिटी में, क्लोज एरियाज़ में, ठीक है। तो जहाँ पे रिच मिनरल डिपॉजिट होते हैं वो एरियाज़ इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए सूटेबल होता है। ऑब्वियसली जहाँ पे अगर थोड़े अमाउंट में मिनरल मिलेगा तो वो कोई इंसान वहाँ पे क्यों फैक्ट्री लगाएगा, क्यों अपना पैसा बर्बाद करेगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट है इसमें, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज बोथ आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। मतलब कह रहे हैं कि जो कॉइन है उसके सिक्के के दो पहलू हैं, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्सेज। जो हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो क्या होता है, मशीन का, या फिर जो है जो हम आजकल लैपटॉप में, वीडियो गेम्स में, है ना, तो क्या वो जो यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज को उसको कहते हैं, जो हमारे जो मैन पावर है उसको ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। Human resources use technology to convert the raw natural resources into the valuable products that fulfill the requirements of the people। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने फर्स्ट चैप्टर जब देखा था तो उसमें बताया था कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होती है, जो एक टेक्नोलॉजी यूज़ करती है ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज को किसी वैल्यूएबल चीज़ में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। मैंने आयरन ओर का एग्जाम्पल बताया था, याद होगा आपको, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज अलॉन्ग विद द टेक्नोलॉजी आर नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल लैंड यूज पैटर्न। बिल्कुल सही बात है, ह्यूमन रिसोर्सेज अलॉन्ग विद टेक्नोलॉजी दोनों जो है इंपॉर्टेंट है सक्सेसफुल लैंड यूज पैटर्न के लिए, ठीक है। ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यूजफुलनेस ऑफ द लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज को की क्या उपयोगिता है, ठीक है। लैंड रिसोर्सेज कैरी ग्रेट सिग्निफिकेंस इन आवर लाइफ, ठीक है। हमारी ज़िंदगी में लैंड रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड एज अंडर, कुछ डिस्कस किए गए। फर्स्ट पॉइंट, लैंड रिसोर्सेज आर रिच सोर्स ऑफ टिम्बर एंड अदर प्रोडक्ट्स सच एज गम, रेजिन, मेडिसिनल हर्ब्स एक्सेट्रा। कह रहे हैं कि जो लैंड रिसोर्सेज है वो रिच सोर्स होते हैं, ठीक है। मतलब भंडार होता है किसका, टिम्बर, टिम्बर माने वुड, लकड़ी, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि गम है, रेजिन है, ठीक है। रेजिन क्या होता है, गम जो है वो भी पेड़ों से निकलता है, ठीक है। रेजिन जो है वो भी पेड़ों का मटेरियल, स्टिकी पार्ट होता है जो अक्सर जो है पेड़ों से टपकता रहता है, सब में नहीं, कुछ कुछ पौधों में। और मेडिसिनल हर्ब्स जैसे कि तुम्हारी तुलसी हो गई है, तुलसी की फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स। ऑब्वियसली जो हमारे जो ज़मीन होती है उसमें ही मिनरल डिपॉजिट पाए जाते हैं, तो ये एक तरह से स्टोर हाउस होते हैं। दे प्रोवाइड रिच फार्मिंग ग्राउंड्स। बिल्कुल सही बात है, अगर हमारे पास ज़मीन नहीं होगी तो हम किस में खेती बाड़ी करेंगे, तो दे आर रिच फार्मिंग ग्राउंड्स। लैंड रिसोर्सेज आर ऑल्सो यूज्ड एज द प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। बिल्कुल सही है कि जो हमारे टूरिस्ट हैं, जो लोग पर्यटक होते हैं, वो कहाँ घूमने आएंगे, ज़मीन पे ही तो चीज़ें बनेंगी, तो उन पे ही तो घूमने लोग आएंगे, तो ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग पहाड़ों में जाते हैं, झील देखने जाते हैं, पार्क्स में जाते हैं, तो ये कहाँ सिचुएटेड होते हैं, सब ज़मीन पे ही तो बने होते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड लैंड टू पीपल बोथ फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल यूजेस। पर्सनल यूज़ के लिए भी और प्रोफेशनल के लिए भी, ठीक है। अपने आप की ज़रूरतों के लिए भी और प्रोफेशनल, चाहे फैक्ट्रीज़ हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे गवर्नमेंट काम के लिए हो, प्रोफेशनल यूजेस के लिए भी लैंड पीपल की ज़रूरत होती है। लैंड रिसोर्सेज प्रोवाइड लॉफ्टी माउंटेन्स, हाई हिल्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर, पॉन्ड, ओशंस एक्सेट्रा। बिल्कुल सही है, लैंड रिसोर्सेज में क्या क्या होते हैं, लॉफ्टी माउंटेन्स, हाई हिल्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, पॉन्ड्स, ओशंस एक्सेट्रा। मतलब पहाड़, छोटे छोटे टीले, चट्टानें, समतल ज़मीनें, नदियाँ, झील
और समुद्र एक्सेट्रा। People are blindly exploiting the land resources by building up houses, commercial areas, complexes in the cities, while in the rural areas agricultural land is growing day by day. ठीक है, these activities result in the degradation of land, landslides, soil erosion and desertification. To control the degradation of land resources, the conservation is essential. जो लोग हैं वो बहुत अंधाधुंध लैंड रिसोर्सेज का हद से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। कैसे? घर बना रहे हैं, कमर्शियल एरियाज़ बना रहे हैं, जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस वगैरह हैं वो सब बना रहे हैं शहरों में, जबकि जो गांव है उसमें जो है लोग ज़मीन को बहुत ज़्यादा जो है कृषि के काम में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं वो जो लैंड है उसकी क्वालिटी को डिग्रेड कर रही है, उसकी क्वालिटी को कम कर रही है। ठीक है, जिससे क्या हो सकता है? लैंड स्लाइड हो सकती है, ज़मीन खिसक सकती है, सॉइल इरोजन हो सकता है, जो सबसे ऊपर वाली सतह होती है वो वॉश आउट हो जाती है, वो बह जाती है, और डिजर्टिफिकेशन हो सकता है, जो बहुत कई बार ऐसा होता है कि उसमें मिट्टी में जो है क्षमता ही नहीं होती है कि वो अपने आप को बांध के रखे, तो वो डिज़र्ट में कंप्लीट मतलब कि डिज़र्ट यानी रेगिस्तान में तब्दील हो जाती है। तो इन सब को रोकने के लिए लैंड रिसोर्सेज का कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। तो द कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज रेफर टू केयरफुल यूज और प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ दीज रिसोर्सेज सो दैट दे मे कंटिन्यू टू बी यूज, में होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, द कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज इज एसेंशियल टू सेव देम फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। इवन द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज। बिल्कुल सही बात है। अब कंजर्वेशन के बारे में बता रहा है, मतलब कि हम कैसे अपने लैंड रिसोर्सेज को बचाएं। तो ये जो है इसको किसको रेफर करता है? केयरफुल यूज़, मतलब जो जितना समझदारी से यूज़ करें, और प्रॉपर मैनेजमेंट माने कि किस तरह उसकी जो है उसके उपयोग को नियंत्रण में रखें, ताकि जो है वो आगे तक कंटिन्यू टू बी यूज्ड, मतलब आगे तक उसको फ्यूचर में भी हम उसको यूज़ कर सकें। जो कंजर्वेशन है लैंड रिसोर्सेज का इसलिए ज़रूरी है ताकि हम हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, पोते पर पोते वगैरह, वो उनको देख सके, वो उनको उपयोग में ला सकें। ठीक है, और खुद के लिए भी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का जो सर्वाइवल है इन रिसोर्सेज पे निर्भर है। ठीक है, तो खुद के लिए, अभी की जनरेशन के लिए भी इसका कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। डिग्रेडेशन रेट ऑफ लैंड शुड बी चेक्ड। फॉलोइंग मेजर्स, हम नीचे जो पॉइंट्स हैं उनको देख रहे हैं ताकि हम कैसे लैंड रिसोर्सेज को बचाएं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है बता रहा है कि जो लैंड का डिग्रेडेशन रेट है कि कितनी तीव्रता से उसकी जो क्वालिटी है वो कम हो रही है, उसको हमेशा चेक करते रहना है। ठीक है, सेकेंड, मोर ट्रीज शुड बी ग्रोन। बहुत ज़्यादा पौधे लगाना है। पौधे किस लिए लगाते हैं? ताकि जो पौधों की जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखे, और जो सॉइल इरोजन मैंने यहाँ पे बताया है ना, आगे बताया मैंने, तो सॉइल इरोजन से उसको बचाया जा सके। लैंड शुड बी रिक्लेम्ड फॉर मेन यूजेस, मतलब कि ज़मीन को बर्बाद नहीं करना है, फालतू के काम नहीं करना है, जैसे मिट्टी को खनन नहीं करना है ज़्यादा, और मिट्टी को उर्वरक बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में नहीं लाना है। ठीक है, इस तरह के जो छोटी छोटी कदम है ये सब उठाना है, केवल जो मेन काम है उनमें लाना है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करना है। ओवर ग्रेजिंग शुड बी कंट्रोल, बिल्कुल सही बात है। ओवर ग्रेजिंग किसको कहते हैं? जो भेड़ बकरियां जो होती हैं, जो गाय भैंस होते हैं, वो घास को जो है ज़रूरत से ज़्यादा उसको खा लेंगे तो क्या होगा? जो घास है उसकी जड़ें जो है पकड़ के रखती है मिट्टी, तो अगर मिट्टी को पकड़ के नहीं रखेंगे तो वो पहली लेयर जो है वो पानी से बह जाएगी, जिसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। द यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर शुड बी रेगुलेटेड। मैंने अभी बताया है कि जो पेस्टिसाइड्स हैं, कीड़े मारने की जो दवा का छिड़काव जो हम करते हैं एग्रीकल्चर में, कृषि में, उसको रेगुलेट करना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं छींटना चाहिए ताकि उसकी जो क्वालिटी है ज़मीन की वो बनी रहे। यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर शुड बी एनकरेज्ड, मतलब कि जो हमारे मैन्योर्स हैं, जो हमारे ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ हैं, उनको जो है एनकरेज करना चाहिए, उनको हमें ज़्यादा यूज़ में लाना चाहिए। अब यहाँ पे एक फैक्ट फाइल दिया हुआ है लैंडस्लाइड्स के बारे में। ठीक है, लैंडस्लाइड्स क्या होती है? जो ज़मीन खिसक जाती है। लैंडस्लाइड्स आर द स्लिपरी मासेस ऑफ रॉक, अर्थ और डेब्रिस विच मूव बाय फोर्स ऑफ देयर ओन वेट डाउन माउंटेन स्लोप्स और रिवर बैंक्स
It is a type of sudden onset hazard that brings physical damage and casualties. It causes huge loss of the life and property. कह रहे कि जो लैंडस्लाइड होता है बहुत ज़्यादा स्लिप करता है किसको, रॉक को, पत्थर को, ज़मीन को, अर्थ, डेब्रिस जो कचरा है उसको, ठीक है। और वो कैसे, अपने ही खुद के वेट से, माउंटेन के स्लोप से, जो माउंटेन है ठीक है उसके स्लोप से, इस तरह से माउंटेन होता है उसके स्लोप से खुद ब खुद गिरने लगता है। तो इससे क्या होता है, अचानक से अगर पहाड़ टूट के गिर जाए तो नीचे जो भी व्यक्ति जा रहा हो, चाहे कुछ भी सामान जा रहा हो, चाहे घर हो, तो उस पर अगर गिर जाए तो बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। तो इस तरह से फिजिकल डैमेज और कैजुअलिटी, मौतें भी हो जाती हैं, ठीक है। तो इससे जो है लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू मिनिमाइज द एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड्स। तो फॉलोइंग स्टेप्स हमें देखना चाहिए जिससे हम लैंडस्लाइड को मिनिमाइज कर सकें। यूज़ हज़ार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड। सबसे पहली बात बताइए कि अगर हम इस तरह से मैपिंग कर लें, एक टेक्निक यूज़ करें जिससे हम लोकेट कर लें उन एरियाज़ को जहाँ पे लैंडस्लाइड की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रिटेनिंग वॉल्स कैन बी बिल्ट टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। मतलब कि ऐसे दीवार का निर्माण करें जो लैंडस्लाइड की सिचुएशन में भी जो है स्लिप होने से बचे। इंक्रीज वेजिटेशन कवर टू कंट्रोल लैंडस्लाइड। बिल्कुल सही है, अगर हम वेजिटेशन लगा दें, मतलब पेड़ पौधे लगा दें, तो क्या होगा, मिट्टी को पकड़ के रखेगा और लैंडस्लाइड को कंट्रोल करेगा। इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर्ड विद स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन शुड बी यूज इन एरियाज टू प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। कह रहे हैं कि जो घर वगैरह है या मकान है, चाहे इंडस्ट्रीज़ है, वो इस तरीके से उधर सेटअप करने चाहिए कि उसका जो बेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ताकि लैंडस्लाइड की सिचुएशन में भी वो ढह ना जाए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं जो है सॉइल रिसोर्स। द थिन अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इन विच प्लांट्स ग्रो इज कॉल्ड सॉइल। जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है अर्थ क्रस्ट की, जिसमें पौधे उगते हैं, उसे क्या कहते हैं, सॉइल। सॉइल कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, वाटर एंड एयर। तो सॉइल में क्या क्या होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मटेरियल होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक माने जो नेचुरल होता है और इनऑर्गेनिक माने जो इननेचुरल होता है, ठीक है। तो उसमें और उसके अलावा पानी और हवा। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा सॉइल रिसोर्स है वो लैंड रिसोर्स का ही हिस्सा है, ठीक है। लैंड के अंदर ही हमारा सॉइल आता है। द फॉलोइंग फैक्टर्स डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। नीचे हमारे कुछ प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं किसकी, सॉइल की। फर्स्ट पॉइंट है पेरेंट रॉक गिव्स सॉइल इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो पेरेंट रॉक है, जो हमारे पत्थर होते हैं, जो पेरेंट रॉक कहा गया है, इसमें जो बड़ा पत्थर है, अगर पुराने ज़माने की बात करें तो वो जो है सॉइल को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी देता है, क्योंकि जो पत्थर है वही घिस के जो है सॉइल बनाते हैं, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिटरमाइन द ह्यूमस कंटेंट इन द सॉइल। मतलब कि जो हम प्लांट होते हैं और जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमस कंटेंट। ह्यूमस क्या होता है, जो सॉइल में जो डेब्रिस प्रेजेंट रहता है, जो कचरा प्रेजेंट रहता है, उसमें जो है ह्यूमिडिटी की वजह से वो उर्वरक और होता है, ठीक है। तो उसको ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। तो जो उर्वरता होती है सॉइल की वो ह्यूमस कंटेंट पे डिपेंड करती है। और वो ह्यूमस कंटेंट किस पे डिपेंड करता है, पौधों और जानवरों पे, ठीक है। टोपोग्राफी ऑफ द हाइट एंड स्लोप ऑफ द लैंड डिटरमाइन द सॉइल थिकनेस। तो जो सॉइल की मोटाई है वो किस पे डिपेंड करती है, टोपोग्राफी पे या फिर हाइट और स्लोप। जो हाइट है ऊंचाई और स्लोप जो है जो ढलान, इस पे जो ज़मीन की ढलान है उस पर निर्भर करती है, ठीक है। क्लाइमेट एंड टाइम डिटरमाइन द रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस कंटेंट। टाइम डिटरमाइंस सॉइल थिकनेस। मतलब क्लाइमेट जो है, जो मौसम है और जो समय है वो क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं जो रेट ऑफ वेदरिंग है। मतलब कि किस रेट से जो हमारा पत्थर है वो जो है पिघल रहा है, मतलब या फिर जो है वेदर कर रहा है, मतलब घिस रहा है किस रेट से, और जो हमारा ह्यूमस कंटेंट है वो किस समय के हिसाब से कितना बन रहा है,
ठीक है, ये जो है क्या डिटरमाइन करता है, जो सॉइल की थिकनेस है, मोटाई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल कैसे बनती है। सॉइल इज फॉर्म्ड व्हेन सरफेस रॉक्स ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। सॉइल कैसे बनती है कि जो हमारे पत्थर हैं वो टूट जाते हैं छोटे छोटे कणों में, जिसको हम वेदरिंग का प्रोसेस कहते हैं। ऊपर भी हमने वेदरिंग देखा था, वही वाला है ये। वेदर का मतलब यहाँ पे मौसम से नहीं है, ये वेदरिंग मतलब जो रॉक है वो उसके टूटने से है, ठीक है, उसके घिसने से है। द स्मॉलर पीसेज आर देन ग्रेजुअली मिक्सड विद ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर, मतलब जो पीसेज हैं वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर से और इनऑर्गेनिक मैटर से मिक्स हो जाते हैं। सॉइल फॉर्मेशन इज स्लो प्रोसेस विच टेक हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। सॉइल फॉर्मेशन जो है बहुत स्लो प्रोसेस है, जिसमें हज़ारों साल भी लग सकते हैं। अब सॉइल प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको इमेज दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे ऊपर जो इमेज है वो टॉप सॉइल है, ठीक है, देखिए इतनी मोटाई है इसकी। फिर है सब सॉइल, फिर है वेदर्ड रॉक्स, और सबसे नीचे है बेड रॉक, ठीक है। 1 2 3 4 हिस्से में हमारा सॉइल प्रोफाइल की हम बात करेंगे, ठीक है। इट रेफर्स टू द लेयर्स ऑफ सॉइल विच आर कॉल्ड होराइजन्स। तो इसमें जो है सॉइल प्रोफाइल की जो लेयर होती हैं उनको क्या कहते हैं, होराइजन। इफ़ 1 मीटर डीप पिट इज डग इन द ग्राउंड, द डिफरेंट लेयर और होराइजन ऑफ सॉइल कैन बी सीन। अगर हम 1 मीटर गड्ढा खोदें ज़मीन में, तो हम जो है ज़मीन के अलग अलग होराइजन को देख सकते हैं। सॉइल प्रोफाइल्स में वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो सॉइल प्रोफाइल है वो हर जगह का अलग अलग हो सकता है। तो होराइजन 0, तो 0 से मार्क किया गया है। दिस इज अ सरफेस लेयर विच इज़ कम्पोज ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल लाइक प्लांट रूट्स, फॉलन लीव्स, ह्यूमस एंड डेड इंसेक्ट्स। तो ये जो है सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर वाली लेयर, जिसमें क्या क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, जैसे कि पेड़ों की जड़ें, पत्तियाँ, ठीक है, ह्यूमस, उसके अलावा जो कीड़े मकोड़े जो मर गए हैं। फिर सेकेंड वाला होराइजन ए, इट लार्जली कंप्राइजेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड ह्यूमस। ये सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर कंपोज करता है, और मिनरल और ह्यूमस। मोस्ट मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स इन दिस लेयर आर वॉश्ड आउट थ्रू लीचिंग। तो जो लीचिंग का प्रोसेस है वो ये होता है कि जो यहाँ ना हल्के हल्के छेद होते हैं, ठीक है, तो जो है वो छन के नीचे जाने लगता है, तो इसको लीचिंग कहते हैं, ठीक है। तो जो मिनरल और न्यूट्रिएंट है इस लेयर की, वो छन के नीचे जाने लगते हैं, कैसे, लीचिंग के प्रोसेस से। तो होराइजन बी, इट लाइज बिलो होराइजन ए, दिस लेयर इज रिच इन मिनरल्स एज दे गेट वॉश्ड आउट फ्रॉम होराइजन ए एंड गेट्स डिपॉजिट देयर। मतलब ये वाला जो हमारा थर्ड लेयर है, जो होराइजन बी है, वो होराइजन ए के नीचे है, और क्या है, वो मिनरल्स में बहुत ज़्यादा रिच है, क्योंकि लीचिंग के प्रोसेस के थ्रू सारा मिनरल्स इसमें छन के नीचे आ गया है। इट डज़ नॉट कंटेन मच ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, लेकिन इसमें ह्यूमस और ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत कम होता है। होराइजन सी, दिस लेयर इज कंप्राइज मेनली ऑफ स्मॉल रॉक्स फ्रॉम विच अपर सॉइल इज फॉर्म्ड। तो ये वाला जो लेयर है इसमें ज़्यादा करके पत्थर होते हैं, जिससे कि ऊपर वाले लेयर बना होता है। अब बेसिक सिंबल्स दिखाए गए हैं, बेस सिंबल्स फॉर सरफेस होराइजन्स। ओ से ऑर्गेनिक होराइजन कंटेनिंग लिटर एंड डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक माने जो नेचुरल है, ठीक है, तो यहाँ ओ से ऑर्गेनिक वर्ड याद रखना है आपको, ठीक है। कंटेनिंग लिटर मतलब कचड़ा, ठीक है, और डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, डिकम्पोज माने सड़ा गला ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ए, मिनरल होराइजन डार्कन्ड बाय ह्यूमस एक्यूमुलेशन। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट के 2 लेयर हैं, टॉप सॉइल, सब सॉइल, ठीक है, तो ये हमारा ओ और ए होराइजन है, ठीक है, जिसमें ए वाला क्या है, मिनरल इसमें बहुत ज़्यादा होता है, जो कि डार्क हो जाता है, किसकी वजह से, ह्यूमस के एक्यूमुलेशन से, इकट्ठा हो जाने से, ठीक है। फिर लास्ट में हमारा है बाकी के 3 लेयर हैं, बी, बी सी और सी। तो बी वाले लेयर में जो है क्ले और ह्यूमस बिलो ए, ठीक है, मतलब क्ले इकट्ठा हो जाती है, एक्यूमुलेटर में इकट्ठा होना, और ह्यूमस ए के नीचे वाले लेयर में, ठीक है। फिर बी और सी या सी बी लेयर होती है, ये ट्रांजिशनल होराइजन होते हैं, बहुत पतली लेयर होती है जो बी और सी के बीच में होती है। फिर सी है कंसोलिडेटेड अनकंसोलिडेटेड अर्थ मटेरियल बिलो द ए और बी होराइजन, मतलब कि जो हमारा अर्थ है, हमारी जो ज़मीन है, उसमें क्योंकि पत्थर होते हैं ना बड़े बड़े से, तो ये जो पत्थर हैं ये और टुकड़ों में घिसेंगे, इसलिए वो वहाँ पे इकट्ठा होते हैं।
तो टुकड़ों में नहीं होते, वो बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा हुए रहते हैं अर्थ मटेरियल में, ए और बी होराइजन के नीचे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉइल टाइप्स की बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।